सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभम सायं। तो आज हमें बात करना है प्रामाण्यवाद पर। ठीक है। तो चार प्रमाण की चर्चा तो हो गई थी, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक है। आज हम प्रामाण्य की चर्चा करेंगे। प्रामाण्य की चर्चा का मतलब थोड़ा समझिए, प्रामाण्य है क्या। प्रामाण्यवाद जो होता है उसका प्रामाण्य क्या है, अर्थात प्रामाण्यवाद को आप इस प्रकार से समझिए, जैसे केनापि प्रमाणेन यद ज्ञानम अस्माभिः कृतम अवगतम, केनापि प्रमाणेन, किसी भी प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा या किसी भी प्रमाण के द्वारा। तो मैंने प्राय करके प्रत्यक्ष को पकड़िए पहले आप। तो यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणेन यद ज्ञानम अस्माभिः कृतम तद ज्ञानम तावत् यथार्थ ज्ञानम वर्तते अथवा अस्माकं भ्रमः आसीत् इत्यस्य यद निर्णयात्मक ज्ञानम भवति तत् प्रामाण्य पदेन उच्यते। ठीक है ना। हमारा ज्ञान भ्रम है कि वास्तविक ज्ञान है, इसका जो निर्णयात्मक ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान, ठीक है ना, उसको कहते हैं प्रामाण्य। समझ में आया कि नहीं, प्रामाण्य। तो देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे इसमें उदाहरण आगे देगा कि जैसे हमको घट ज्ञान होता है तो घटक ज्ञान हमारा भ्रम है या इदम निश्चयात्मकम घटक ज्ञानम, ये इन विषयों को लेकर के इसी प्रामाण्यवाद, इसमें भिन्न भिन्न दार्शनिकों के अपने अलग अलग मत हैं। समझ में आएगी नहीं, तो उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। अच्छा एक बात और बता दें, इसमें थोड़ा सा प्रामाण्यवाद का जो यहाँ पर लिखा है, निरूपण किया है तर्क भाषाकार ने, काफी थोड़ा सा उसकी भाषा जो है काफी वो अंदर तक जाके किया है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से दो ही दर्शनों को इसने उठाया है, एक पूर्व पक्ष के रूप में कहें या ना भी कहें, दो दर्शनों पर यह विचार कर रहा है। दो दर्शनों की दृष्टि से प्रामाण्यवाद पर इसने विचार किया, जैसे कि एक मीमांसा मीमांसा दर्शन, जैसे कुमारिल भट्ट इत्यादि, ठीक है ना, और नैयायिकों का तो ग्रंथ ही है। तो दो पर इसने विचार किए हैं, ठीक है ना। तो हम इसको एक परीक्षा दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आज मैं भी थोड़ा सा इसमें ज्यादा देख नहीं पाया हूं इसका, पर देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कौन स्वतः प्रामाण्यवादी है, क्योंकि परीक्षा में दो तीन चीजें पूछा जाता है कि कौन स्वतः प्रामाण्यवादी है, कौन परतः प्रामाण्यवादी है। स्वतः प्रामाण्य का मतलब क्या होता है, परतः प्रामाण्य का मतलब क्या होता है, ये ठीक है ना। चलिए देखते हैं थोड़ा। तो एक सेकंड, एक सेकंड। आज एडमिट कौन कर रहा है, हर्ष जी आप कर रहे हैं या सागर जी आप कर रहे हैं? मैं ही कर रहा हूँ जी। शायद कोई लड़की रिक्वेस्ट कर रही है उधर से कि हमें एडमिट नहीं कर रहे हैं। न पाठक नताशा आ रहा है क्या किसी का, उसको एडमिट कर नहीं, लीजिए। यहाँ तो किसी की वो रिक्वेस्ट ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। रिक्वेस्ट ही नहीं आई मेरे पास तो कोई। अच्छा अच्छा। हम्म। वो कल भी मैसेज की थी कि मैं जुड़ नहीं पाई हूँ। हाँ, पाठक रुक्मणी अब आई है, कर दिया एडमिट। आ गया पाठक नताशा। हाँ हाँ, रुक्मणी थी शायद कोई। चलो जो भी था जोड़ दिया। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ ये हाँ पाठक पाठक जी जुड़। हम्म। आ गई ठीक है, ठीक यही है यही। ठीक है ओके। चलिए, तो हम्म देखिए, इदम इदानीम निरूप्यते, यहां से देखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूं, चलिए। इदम इदानीम निरूप्यते, इदम मनीष, इसको इदानीम मनीष में निरूपित, क्या निरूपित कर रहे हैं, तो प्रामाण्यवाद, ठीक है ना। प्रामाण्यवाद, जलादि ज्ञाने जाते तस्य प्रामाण्यम अवधार कश्चित जलादो प्रवर्तते कश्चित तो संदेहादेव प्रवृत्तुत्तर काले जलादि ज्ञाने जलादि प्रतिलंबे प्रतिलंबे जाते प्रामाण्यम अवधारति वस्तुगति। बस यहीं से आप समझ, यही है मुख्य, बाकी आगे तो उसका विस्तार किया हुआ, ठीक है ना। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दो हैं, दो प्रकार की प्रवृत्ति लोक में देखी जाती हैं। दो प्रकार के दार्शनिकों का अपना भिन्न मन मत है, उनको प्रारंभ में इसने दे दिया। जैसे देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो जलादि ज्ञान हुआ, आपने जल देखा, जल देखने के बाद आपको प्रामाण्य हो गया
कि और जलादि ज्ञान होने के बाद इदम निश्चितम जातम कि इदम जलमेव, ठीक है ना। तो कोई कहता है, माने कौन कोई कहता है क्या, ये आपके जो कुमारिल भट्ट इत्यादि मीमांसक हैं वो ऐसा मानते हैं कि जब किसी वस्तु का ज्ञान होता है, समझिएगा, जब किसी वस्तु का ज्ञान होता है तद अव्यवहित उत्तर क्षण में, उसी से अव्यवहित उत्तर क्षण में हमको तदगत प्रामाण्य का निश्चय हो जाता है। समझ में क्या नहीं, तद अव्यवहित उत्तर कलम, समझ में, जिस जिस कारण सामग्री से हमको ज्ञान होता है उसी ज्ञापक माने उस ज्ञान की जो कारण सामग्री है उसी से हमको प्रामाण्य का निश्चय होता है। समझ में कि नहीं, अर्थात तत्काल में ही ज्ञान माने प्रामाण्य का निश्चय हो जाता है, ऐसा ये मीमांसक मानते हैं। अतः ये स्वतः प्रामाण्यवादी है। समझ में कि नहीं, मीमांसक जो है ये स्वतः प्रामाण्यवादी, ठीक है ना। तद अव्यवहित उत्तर काल में उनको ज्ञान हो जाता है। तो जैसे दो प्रकार के लोग देखे जाते हैं कि जलादि ज्ञान जब होता है तो जलादि ज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय होने के बाद कि इदम जलम एव ततः तदनंतरम जलादि आहरणे त्यागे व प्रवृत्ति भवती, इस प्रकार की प्रवृत्ति लोग में देखी जाती है। जलादि ज्ञान का निश्चय हो गया, फिर आप जल को लेने अथवा नहीं लेने, ग्रहण करने, ये प्रवृत्ति बाद में होती है, लेकिन निश्चय पहले हो जाता है। ऐसा ये मीमांसक मानते हैं। किंतु कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि जलादि ज्ञान हुआ लेकिन उसके बाद संदेह होता है कि यार इदम माने इदम निश्चितम जलमेव कि अस्माकं भ्रमा वर्तते, ये जल ही है या भ्रम है। तो संशय अवस्था में ही प्रवृत्ति होती है, संशय अवस्था में ही प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति उत्तर काल में जब प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति उत्तर काल में जब आप देखते हैं और आपको वहां निश्चय होता है, अर्थात आपकी प्रवृत्ति सफल होती है, सफल प्रवृत्ति जनकत्वम, ठीक है ना। तो वो जो होता है, तो प्रवृत्ति उत्तर काल में जब हुआ, वहां जाने के बाद आपने देखा इदम जलमेव, ये जो होता है ये परतः प्रामाण्यवाद, ये नैयायिकों का सिद्धांत, नैयायिक ये मानते हैं, ठीक है ना। ये क्या मानते हैं, नैयायिक मानते हैं कि आदौ जलादि ज्ञानम तत्र जलादि ज्ञाने एव प्रामाण्य ज्ञानम न भवति ततः प्रवृत्ति भवति। प्रवृत्ति यदि प्रवृत्ति का साफल्य है, प्रवृत्ति सफल है, अर्थात हमको वहां जल ही पाए, हम वहां जा करके हमने जिसको ज्ञान जाना था, जिसको संशय हो रहा था, संशय अवस्था में अगर उसका वही हमको ज्ञान हुआ कि नहीं इदम जलम एव, तो प्रवृत्ति के उत्तर काल में परतः प्रामाण्यवाद, ठीक है ना, ये होता है परतः प्रामाण्य। तो दो प्रकार की स्थितियां लोक में देखी जाती हैं, इसीलिए स्वतः प्रामाण्यवाद और परतः प्रामाण्यवाद दो सिद्धांत चल पड़े। स्वतः प्रामाण्यवाद जो है ये आपका मीमांसकों का है और परतः प्रामाण्यवाद जो है ये आपका नैयायिकों का सिद्धांत। समझ में आया कि नहीं। कश्चित्तु संदेहादेव प्रवृत्ति उत्तर काले आदि प्रतिलंबे सति प्रामाण्यम अवधारयत इति वस्तुगते अत्र कश्चिद आह प्रागेव प्रवृत्ते प्रामाण्यम अवधार्य पुरुषा प्रवृत्ते। मीमांसक लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति के पहले ही प्रामाण्य को निश्चय करके, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी प्रवृत्ति ऐसे नहीं होती, जब हमको निश्चय हो जाता है तभी हम उसके माने आहरण में उसको लेने के लिए या उसको ना लेने के लिए हम प्रवृत्त होते हैं। तो प्रवृत्ति निश्चय की बात होती है, ऐसा मीमांसक कहते हैं कि प्रवृत्ते प्रागेव प्रामाण्यम अवधार्य पुरुषः प्रवर्तते। समझा कि नहीं। स्वतः एव प्रामाण्य अवधारणात्, क्यों, क्योंकि प्रामाण्य का अवधारण जो निश्चय होता है वो होता है स्वतः होता है, ठीक है ना। प्रामाण्य का जो अवधारण है वो स्वतः होता है। एन ज्ञानम भवति तेनैव तावत् प्रामाण्यस्य ज्ञानम भवति इति मीमांसका नाम मतम, ठीक है ना। इसीलिए स्वतः प्रामाण्यवादी। अस्य अर्थ उसी का तात्पर्य लिखे, एनैव यज् ज्ञानम गृह्यते तेनैव तद्गत प्रामाण्यमपि, ठीक है ना। एन साधनेन ये ज्ञानम भवति तेन साधनेनैव तद्गत प्रामाण्यमपि भवति। एतावता किम जातम स्वतः प्रामाण्यवादी, अर्थात ज्ञानगत यत् प्रामाण्यम, ज्ञान में होने वाला जो प्रामाण्य है, प्रामाण्य उसके निश्चय के लिए हमको अतिरिक्त की अपेक्षा नहीं है। जिस साधन से हमने ज्ञान किया है, घटाधिक ज्ञान हुआ, जलाधिक ज्ञान हुआ है,
जिस कारण सामग्री, जिस साधन के द्वारा, उसी से हमको उसके प्रामाण का निश्चय हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अतिरिक्त की हमको अपेक्षा नहीं है, इसलिए अतिरिक्त अनपेक्षत्व नहीं युतावत इदम स्वतः प्रामाण्यम। समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये क्या है? स्वतः प्रामाण्यम। न तो लिख दिए आगे, न तो ज्ञान ग्राहकात अन्य ज्ञान धर्मस्य प्रामाण्यस्य ग्राहकम, अर्थात ज्ञान ग्राहक, जैसे जिससे ज्ञान का ग्राहक माने ग्रहण होता है, जिससे ज्ञान का ग्रहण होता है, समझे? तद अतिरिक्त अन्य ज्ञान धर्मस्य प्राम, जो ज्ञान का धर्म जो प्रामाण्य है उसका ग्राहक कोई दूसरा नहीं है। समझ में कि नहीं? तो उसी से ज्ञान हो जाता है प्रामाण्य का। ज्ञानम च प्रवृत्ते पूर्वमेव गृहीतम, ज्ञान जो होता है वो प्रवृत्ति के पूर्व में ही ग्रहण होता है। कथम अन्यथा प्रामाण्य प्रमाण संदेहोपि स्यात्, ठीक है ना? अन्यथा प्रामाण्य और अप्रामाण्य का संदेह ही कैसे होता, ठीक है ना? अनधि गते धर्मिणी संदेहानुदयात्, एक सेकंड मैं दूसरी जगह चला गया, ठीक है। तो तेन ज्ञान ग्राहकातिरिक्तान अपेक्षत्वेन स्वतः प्रामाण्यम। तो ये जो हुआ पहले मैंने बताया, ये मीमांसकों का सिद्धांत था। तेन, तेन माने, तेन का मतलब हुआ, तेन थी स्वीकारेण, क्या स्वीकार कर किया आपने? कि ज्ञान येन सामग्र्या येन साधनेन ज्ञानम भवति तेनैव साधनेन तावत् तद्गत प्रामाण्यम भवति एतावत् स्वीकारेण ज्ञान ग्राहकातिरिक्त, ज्ञान के ग्रहण करने वाले साधन के अतिरिक्त अन्य की अपेक्षा न होने से अतिरिक्तान अपेक्षत्वमेव स्वतस्त्व प्रामाण्यम, यही प्रामाण्य का स्वतस्त्व है, यही हमारे प्रामाण्य का क्या है? स्वतस्त्व है, ठीक है ना? ज्ञानम च प्रवृत्ते पूर्वमेव गृहीतम प्रामाण्य अप्रामाण्य संदेहोपि स्यात्, ये नैयायिकों का देखो यहां पर दे रहे हैं। अब ज्ञान होने के बाद हमको प्रामाण्य और अप्रामाण्य का, नैयायिक कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है, जब आपको ज्ञान होगा तद उत्तर काल में हमको प्रामाण्य और अप्रामाण्य का संदेह होता है, ठीक है ना? तो ज्ञान जो देखो, ज्ञान जो होता है वो प्रवृत्ति के पहले हो जाता है, बात यहाँ प्रामाण्य की है। ज्ञानम चा प्रवृत्ते पूर्वमेव गृहीतम कथम अन्यथा प्रामाण्य अप्रामाण्य का संदेह स्यात्, यदि ज्ञान ही नहीं तो संदेह कैसे? इसलिए ज्ञान तो प्रवृत्ति के पहले हो जाता है। क्यों जी? भैया यहाँ पे प्रवृत्ति का मतलब क्या है? प्रवृत्ति का मतलब प्रवृत्त होना किसी, जैसे ज्ञान के, जैसे आपको जब कोई ज्ञान होता है तब आप उसके ग्रहण और त्याग में प्रवृत्त होते हैं ना। प्रवृत्ति का मतलब होता है प्रवृत्त होना, प्रयत्न करना जी। अनधिगते धर्मिण संदेहानुदयात्, जब आप देखो, आपको संदेह तब होगा जब आपको किसी चीज का ज्ञान होगा, ठीक है ना? जब आपको ज्ञान ही नहीं है तो संदेह क्यों होगा, ठीक है ना? इसलिए पहले आपको ज्ञान होता है, ज्ञान होने पर ही संदेह का उदय होता है। तस्मात् प्रवृत्ति, इसलिए संदेह, तस्मात् प्रवृत्ते पूर्वमेव, प्रवृत्ति के पहले ही ज्ञाततानुपत्य प्रसृतया अर्थापत्या ज्ञाने गृहीते ज्ञानगतम प्रामाण्यम अर्थापत्ति गृहीते तथा पुरुषा प्रवर्ते न तो प्रथम ज्ञान मात्र तथा प्रवृत्ति उत्तर काले फल रचने ज्ञान से प्रमाण। ये यहाँ तक जो है ना, ये मीमांसकों का ही सिद्धांत है। कह रहे हैं प्रवृत्ति के पहले ही, देखो एक चीज प्रश्न पूछा गया है उसमें, नेट इत्यादि में पूछा गया, ज्ञातता कौन मानता है? ज्ञातता ये किसका सिद्धांत है? तो ज्ञाततावादी कौन है? मीमांसक है, कुमारिल भट्ट है। ज्ञातता है क्या? वो कहते हैं कि देखो, ज्ञातता को आप इस रूप में समझ लीजिए, उसमें वाला विचार है ज्ञातता में, इस रूप में समझ लीजिए कि जैसे आपको घटक ज्ञान हुआ, ठीक है ना? घटक ज्ञान के अनंतर, कहते हैं कुमारिल भट्ट कि घटक ज्ञान के अनंतर उसमें एक अपूर्व धर्म की उत्पत्ति होती है, वही है ज्ञातता, ठीक है ना? अपूर्व उसमें एक धर्म कहिए या एक ज्ञान कहिए, कुछ भी कहिए उसको,
उसको ज्ञातता नामक ये ज्ञातता किससे कहते हैं? क्योंकि ज्ञातता के बाद कहते हैं, ज्ञातता के बाद ही जब आपको ज्ञान हुआ, ज्ञान में आपको ज्ञातता का धर्म उदय होता है, ज्ञातता का प्राकट होता है, उसके बाद ज्ञातता से ही आपको ये निश्चय होता है कि अयम घटा मया ज्ञाता। तो ये जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है अर्थात प्रामाण्य ज्ञान होता है, वो ज्ञातता से होता है। इस प्रकार कुमारिल भट्ट मानते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा भैया परीक्षाओं में जी ये बोधक ज्ञान ज्ञाता है, किसी चीज का बोध कराने वाला। हाँ, ऐसा कुमारिल भट्ट मानते हैं। जी ज्ञान जैसे आपको एक किसी चीज का सामान, जैसे आपने घटक ज्ञान किया, उसके बाद वो प्रक्रिया ऐसी मानते हैं। घटक ज्ञान के बाद आपको क्या होता है कि घटक ज्ञान के बाद आपको ज्ञातता का वहां वो मानेंगे कि ज्ञातता नामक धर्म उत्पन्न होता है, ज्ञातता प्राकट होता है। ज्ञातता के बाद ही आपको निश्चय होगा कि अयम घटा मयो ज्ञाता। ये जो प्रामाण्य ज्ञान है अर्थात जो प्रामाण्य है, ज्ञानगत प्रामाण्य का अवधारण वो ज्ञातता से मानते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत बार परीक्षाओं में पूछ देता है कि ज्ञातता का संबंध किससे है, तो कुमारिल भट्ट से। कुमारिल भट्ट ने ज्ञातता को माना है। ठीक है ना, ये थोड़ा याद रखिएगा। और ज्ञाता अन्यथानुपत्ति प्रसूत अर्थापत्या ज्ञाने गृहीते ज्ञानगतम प्रामाण्यम अर्थापत्ति व गृहीते तथा पुरुषा प्रवर्ते। और अर्थात जब प्रामाण्य का निश्चय हो गया उसके बाद कहते हैं प्रवृत्ति होती, ये ऐसा मानते हैं। तथा पुरुषः प्रवर्तते न तो प्रथमम ज्ञान मात्रम तथा प्रवृत्ति उत्तर काले, न कि पहले ज्ञान होता है फिर प्रवृत्ति होती है फिर प्रामाण्य का उदाहरण होता है, ऐसा नहीं है। ये नैयायिकों की बात से सहमत नहीं है। ठीक है ना, ये कहते हैं आदौ ज्ञानम तथा प्रामाण्यम, माने आदौ ज्ञानम, ज्ञातता उत्पन्न होगा, ज्ञातता नामक जो शक्ति, ज्ञातता नामक जो धर्म, वो ज्ञातता से आपको प्रामाण्य का उदाहरण होगा अर्थात स्वतः प्रामाण्यवादी। उसके बाद आपकी प्रवृत्ति होगी। प्रामाण्य के निश्चय के बाद ही प्रवृत्ति होती है। इति मीमांसा का नाम मतलब, ये मीमांसकों का सिद्धांत है। नैयायिक कहते हैं नहीं, संदेह की अवस्था में ही प्रवृत्ति होती है। यदि प्रवृत्ति हुई, हमने जाकर देखा कि इदम जलमेव इदम घटमेव, तो घटक ज्ञान के बाद ही आपको वहां जब प्रवृत्ति, यदि आपको प्रवृत्ति होने के बाद आपने जाकर देखा, यदि वहां पर आपकी प्रवृत्ति सफल हुई, आप जिसको संदेह कर रहे थे वो सही है, तो ये आपका कह दें कि नहीं, हमने जो ज्ञान किया वो यथार्थक ज्ञान है, वो एक प्रामाण्य का निश्चय होगा। अन्यथा वहां अप्रामाण्य भी हो सकता है। यदि आपको दूसरी वस्तु, हो सकता है आपको जल समझ रहे थे, लेकिन हो सकता है मृग मरीचिका की तरह वहां कुछ दूसरा रहा हो। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि नहीं, प्रवृत्ति अर्थात नैयायिक जो होते हैं वो परतः प्रामाण्यवादी है। परतः माने ज्ञान के बाद जब देखते हैं, प्रवृत्ति के उत्तर काल में प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति के बाद प्रामाण्य का निश्चय होता है, ये नैयायिक मानते हैं। क्यों? प्रवृत्ति के बाद आपका प्रामाण्य भी हो सकता है, अप्रामाण्य भी हो सकता है, ये भी ध्यान दीजिए। प्रवृत्ति के बाद आपने वहां जाकर देखा, तो जो आपका संदेह था यदि वो सफल हुआ तो प्रामाण्य, और असफल हुआ तो अप्रामाण्य। इसलिए नैयायिक परतः प्रामाण्यवादी हैं और परतः अप्रामाण्यवादी भी हैं, ये दोनों। क्योंकि प्रामाण्य और अप्रामाण्य का निश्चय नैयायिकों के मतानुसार प्रवृत्ति के उत्तर काल में ही होता है। समझ में आया कि नहीं? दोनों पूछ लेता है कभी कभी। प्रामाण्य मैंने स्वतः परतः प्रामाण्यवादी भी है और परतः अप्रामाण्यवादी भी है। ठीक है ना, क्योंकि प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य का निश्चय प्रवृत्ति उत्तर काल में ही होता है। ये नैयायिकों का सिद्धांत है। समझ में आया कि नहीं? अत्रोच्यते से ये कहेंगे, अभी खंडन करेंगे नैयायिक। इनका खंडन क्या करेंगे? उन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया, उनका अपना सिद्धांत है। अब नैयायिकों का सिद्धांत मैंने बता ही दिया कि संदेह की अवस्था में ही हो, क्योंकि लोक में देखो, क्योंकि लोक में इस प्रकार देखा तो जाता है। नैयायिकों का प्रलाप ऐसा नहीं है, नैयायिकों का प्रलाप ऐसा नहीं है कि, क्योंकि संदेह की अवस्था में भी प्रवृत्ति देखी जाती है। बहुत बार आप देखेंगे संदेह होगा और संदेह की अवस्था में भी प्रवृत्ति देखी, क्योंकि किसी ने जैसे दूर से अज्ञात स्थान में जल को देखा, देखे बहुत बार ऐसा होता है। हम जैसे जाते हैं, आप लोग तो नहीं, पर हम लोग काफी बार देखे, दूर से देखते हैं यार यहाँ दिखाई दे, चल चलते हैं, वहां हो सकता है पानी मिल जाए, लेकिन जाते हैं तो वहां जल नहीं होता है, तो अप्रामाण्य हो गए। तो प्रवृत्ति, संदेह की अवस्था में भी प्रवृत्ति देखी जाती है। इसलिए जो मीमांसक ये कहते हैं कि प्रामाण्य के अवधारण के बाद ही प्रवृत्ति होती है, इति सर्वथा समीचीनम नास्ति,
समझ रहे हैं बात को? ये एकदम सही बात नहीं है, क्योंकि आगे जाके स्वयं यही कहेंगे तर्क भाषाकार कि दोनों के अपने अपने सिद्धांत अपनी जगह पर सही है, पर उसको थोड़ा सा आगे बताएंगे। तो नैयायिक भी जो कहते हैं कि प्रवृत्ति के उत्तर काल में प्रामाण्य का निश्चय होता है, वो भी ठीक है, क्योंकि लोक में इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है कि संदेह की अवस्था में भी लोग प्रवृत्त हो जाते हैं। बहुत दूर से आपने देखा और देखा कि यार ये जैसे मान लीजिए आप तो नहीं गए होंगे, हम लोग तो गांव में रहते हैं, देखते हैं यार हमारी गौश चरती, हमारी गाय वहां चल रही है, देखते हैं काली काली गाय, देखते हैं कि यार हमारी गाय वहां चल रही है, पर जाते हैं तो दूसरे की भी हो जाती है। तो संदेह की अवस्था में प्रवृत्ति हुई कि नहीं हुई? इसलिए नैयायिकों का अपलाप नहीं है, वो भी लोक पर आधारित है उनका सिद्धांत। और मीमांसक भी ठीक कहते हैं, बहुत बार हमको एकदम निश्चय तभी हम उसको लेने और देने में प्रवृत्त होते हैं। तो दोनों के अपना अलग सिद्धांत है, समझे रहिए, ठीक है ना? भैया जी जो मीमांसक है उनका ज्ञान का क्रम क्या है? जैसे सबसे पहले ज्ञान, फिर प्रामाण्य, फिर प्रवृत्ति। हाँ, मीमांसकों का ना, जी जी। हाँ मीमांसकों का यही है। और न्याय वालों का भैया? किसका? न्याय वालों का क्या है पूरा क्रम? न्याय वालों का क्या होता है कि संदेह की अवस्था में ही प्रवृत्ति मानते हैं। जी, तो उनका क्रम क्या बनेगा? माने उनका क्रम ये होगा कि पहले एक माने संदेहात्मक ज्ञान तो होगा, ठीक है ना? जी उसके बाद प्रवृत्ति के उत्तर काल में प्रामाण्य का निश्चय होगा, जी ठीक है ना? इसलिए वो परता प्रामाण्यवादी है। जी नैयायिक जो है परता प्रामाण्यवादी और परता अप्रामाण्य, प्रामाण्य और अप्रामाण्य का निश्चय प्रवृत्ति के उत्तर काल में होने के कारण नैयायिकों को परता प्रामाण्यवादी और परता अप्रामाण्यवादी दोनों कहा जाता है, ठीक है? जी जी। और प्रामाण्य के बाद ज्ञान की मतलब उत्पत्ति होगी। हाँ, जो प्रामाण्य का मतलब होता है निश्चयात्मक ज्ञान। जी जब प्रामाण्य निश्चय हो गए तो फिर अब उसमें क्या है? जी ठीक जी। हम्म अत्रोचित से देखिए, ज्ञातता अन्यथानुपत्ति प्रसरितया प्रसूतया, ठीक है ना? ज्ञातता अन्यथानुपत्ति प्रसूतया अर्थापत्य ज्ञानम गृह्यते इति यदुक्तम तदेव वयम नम्रस्यामहे। नहीं, यही कहते हैं हम ये नहीं मानते। तया प्रामाण्य ग्रहस्तु दूरता है। लीजिए, वो कहते हैं हम तो मानते ही नहीं। तुम जो ज्ञातता इत्यादि को मान करके इन्होंने ज्ञातता कहा कि आदौ ज्ञानम भवति तत्र ज्ञातता नामक धर्म से वहां फिर प्रामाण्य का उदाहरण होता है। मैंने ज्ञातता के बाद कहते हैं पहले ज्ञान, आप किसी चीज को देखते हैं, देखने के बाद ज्ञातता नामक धर्म होता है, फिर उसके बाद ये आपको निश्चय होता है मया घटो ज्ञाता, इस प्रकार का। तो ये कहते हैं कि नहीं, ज्ञाता अन्यथा उत्पत्ति प्रसूतया अर्थापत्या ज्ञानम गृह्य, अर्थात ज्ञाता से जो ज्ञान मानते हैं हम इसी को नहीं मानते हैं। प्रामाण्य की तो बात दूर की हटाइए, अभी प्रामाण्य की चर्चा छोड़ दीजिए। मया घटो ज्ञाता, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है आपको, उस ज्ञान को आप जो है ज्ञातता नामक ये अतिरिक्त धर्म को मानने ही चले हैं। ये ज्ञातता वार्ता का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये मीमांसक कहते हैं कि ज्ञातता के द्वारा ही आप विषय का निश्चय होता है। आपको किस विषय का ज्ञान हुआ, अर्थात ये मानते हैं कि जैसे आपने घट को देखा तो आपको घट विषय ज्ञान हुआ, तो किस विषय का ज्ञान होता है, अर्थात विषयता का नियामक ज्ञातता को मानते हैं। आपको जिस विषय अर्थात घट विषय ज्ञान मुझे हुआ है, इसका निश्चय ज्ञातता से मानते हैं, ठीक है ना? तो विषयता का जो नियामक है, विषयता का नियमन कर रहे हैं, इसमें बहुत सा विचार है, बहुत ज्यादा विचार है कि इन्होंने ज्ञातता को क्यों माना। तो एक मैं बहुत आपको संक्षिप्त में बता देता हूं कि मुझे घट विषय ज्ञान हुआ है, अर्थात विषयता घट की है, घट निष्ठा विषयता है, घट विषय ज्ञान हुआ है, मेरे ज्ञान का विषय घट है। इस प्रकार का जो निश्चय है, ज्ञान की विषयता निश्चित करने के लिए मीमांसकों ने ज्ञातता को माना, इतना समझे रहिए। विषयता का निश्चय करने के लिए, विषयता मतलब विषय, ठीक है ना, ये समझ रहिए कि हमको किस विषय का ज्ञान हुआ है,
इसका निश्चय करने के लिए उन्होंने ज्ञातता को माना है, ठीक है ना। ज्ञातता नामक एक मानते हैं वो। तो ये कहते हैं ज्ञातता वाता की कोई जरूरत नहीं है, तुम प्रामाण्य की तो बात ही हटाओ, हम ज्ञातता को ही नहीं मानते। तथा इदम परस्य विमतम, ठीक है ना, ये दूसरे का मत था। घटादि विषय ज्ञाने जाते मया ज्ञातो एवं घटा यदि घटस्य ज्ञातता प्रतिसंधीयते तेन ज्ञाने घटे ज्ञाने जाते सति ज्ञातता नामक कथित धर्म जाति तन्मीयते। ये ऐसा ही जो मीमांसक ऐसा ही तो अनुमान करते हैं, घट के ज्ञान होने के बाद ज्ञातता नामक कश्चित धर्म जाता, अर्थात जब ज्ञान होता है तो ज्ञातता नामक कोई धर्म उसमें उत्पन्न होता है, ऐसा अनुमान करते हैं। सच ज्ञानात पूर्वम अजातत्वाद ज्ञाने, ज्ञान के पहले नहीं रहता, ज्ञान के उत्तर काल में होता है। सच ज्ञानात पूर्वम अजातत्वाद ज्ञाने जाते जातत्वाद अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ज्ञानेन जन्नते इति अवधार्यते। वो ज्ञान से जन्म होता है, जब आपको ज्ञान होता है ज्ञातता नामक। देखिए एक चीज ध्यान, इस पंक्ति को हमेशा, क्योंकि बहुत इसमें विचार है, तो कम से कम जब कभी भी आप बड़े ग्रंथों को पढ़ेंगे या कभी इसमें लेक्चर सुनेंगे, कॉन्फ्रेंस कुछ भी सुनेंगे, एक चीज यहाँ पर दिमाग में बैठा लीजिए कि ज्ञातता को मीमांसकों ने जो माना है वो विषयता का नियमन करने के लिए माना है। विषयता का नियमन करने के लिए इसलिए कि जैसे जब आपको घट ज्ञान हुआ, घट को देखा आपने, तो घट ज्ञान में आपको घट विषय ज्ञान हुआ है, तो किस विषय का ज्ञान हुआ इसी को निश्चित करने के लिए उन्होंने ज्ञातता को माना। पर इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ज्ञाने जन्नते इति अवधारते एवं च ज्ञान जन्य असौ ज्ञाता नामो धर्म ज्ञानम अंतरेण नोपद्य कारणाभावे कार्यानुदयात्। तो इसलिए ज्ञानानंतर ही ज्ञाता नामक धर्म उत्पन्न होता है। ज्ञानानंतर, ज्ञान से जन्म है, ये अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ये निश्चित है। क्यों? ज्ञान होता है, ज्ञाता होता है, ज्ञाता के द्वारा विषयता का निश्चय होता है, विषयता का निश्चय होता है, तब आप कहते हैं माया मने मुझे घट विषय ज्ञान हुआ, मैंने घट विषय ज्ञान हुआ, ठीक है ना। तो जो ये कहते हैं अर्थात विषयता का जो निश्चय होता है वो ज्ञाता से होता है, और ज्ञाता किससे उत्पन्न होती है? ज्ञान से होती है। ये मीमांसकों का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा। तेन अर्थापत्या स्वकारणम ज्ञानम ज्ञातताया आक्षिप्यते। तेन अर्थापत्ति प्रमाण से स्वकारणम ज्ञानम, ज्ञान को ज्ञाततया, ज्ञातता के द्वारा आक्षेप मानते, ठीक है ना। ये तो हुई मीमांसकों का, इन्होंने पूर्व पक्ष के रूप में स्थापित कर सिद्धांत की जो ज्ञातता माने वो क्यों माने, तो ज्ञातता कैसे होता है? ज्ञानानंतरम ज्ञान जन्य ज्ञातता धर्म उत्पन्न होता है, उसी ज्ञातता से तद ज्ञान विषय तद ज्ञान निष्ठा जो विषयता है उसका नियमन होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। न च एतद युक्तम ना, ये नैयायिक कह रहे हैं कि जो तुम ये सब ज्ञातता स्वतः प्रामाण दुनियादारी जितना तुम मानते हो ये ठीक नहीं है। उक्तम युक्तम ना ज्ञान विषयातिरिक्ताया ज्ञातताया भावात्, क्योंकि ज्ञान विषयता के अतिरिक्त, ज्ञान विषयता के अतिरिक्त ज्ञातता का कोई वहां माने अवसर ही नहीं है। और आगे स्वयं निश्चय कर देंगे, मैं तुमको अभी बता दे रहा हूँ कि जो तुम ये कहते हो कि विषयता में ज्ञान के बाद मुझे इस विषय का ज्ञान हुआ, विषयता का निश्चय करने के लिए तुम जो ये ज्ञातता को मान रहे हो ये सब कपोल कल्पना है। विषय और विषयी में स्वाभाविक संबंध होता है, ठीक है ना। जब भी आपको ज्ञान होगा यत्किंचित विषय ज्ञान होगा, तो ज्ञान सविषयक होता है। इस प्रकार से नैयायिक कहते हैं कि विषयता का नियमन करने के लिए ज्ञाता की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। ननु ज्ञान जनित ज्ञातता ज्ञाताधारत्व में वही घटादे ज्ञान विषयत्व, ज्ञान जनित ज्ञाताधारत्व में वही घटादे ज्ञान विषयत्व, ठीक है ना। ये उनका सिद्धांत है, किसका? मीमांसकों का, कि ज्ञान जनित ज्ञातता आधारत्व में एवं ही घटादे ज्ञान विषयत्व। देखिए मैं जो बता रहा था बार बार वही लिखा है इस पंक्ति में, ज्ञान तज्जनित ज्ञातता के आधार पर ही घटादे ज्ञान विषयत्व निश्चितम भवति। समझ में आए कि नहीं? ज्ञान जनित ज्ञातता के आधार पर ही घटाधिक ज्ञान के विषय का निश्चय होता है। विषय मतलब विषयता का नियमन होता है। अर्थात आपने ज्ञान के बाद आपको घट का ही ज्ञान हो, घट विषय ज्ञान हो ना कि पट विषय ज्ञान हुआ है, इस विषयता का नियामक
ज्ञातता ही, तथा ही तथा ही न तावत् तादात्म्येन विषयता विषय विषयिणोः घट ज्ञान ज्ञानयोः तादात्म्य ज्ञानाभ्युपगमात्। ठीक है ना। एक तो पीडीएफ से पढ़ना पड़ रहा है तो थोड़ा इसमें समस्या होती है। रुकिए, ये अब इसमें खंडन करेंगे। कुल मिला के देखो, पहले बात तो ये, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि विषयता का नियमन करने के लिए ज्ञाता को माना। कोई कह रहा है कि नहीं, ज्ञाता को मानने की कोई जरूरत नहीं, तादात्म्य संबंध से निश्चय हो जाएगा। तादात्म्य संबंध से विषयता का निश्चय हो जाएगा, वही लिखा है। नहीं नहीं तावत तादात्म्येन विषयता, विषयता माने विषय विषयिणोः घट ज्ञानयोः, घट और ज्ञान, क्योंकि एक तो वही तो विषय है, और तादात्म्य अभ्युपगमान कह रहे हैं, क्योंकि दोनों में कह रहे हैं तादात्म्य संबंध से निश्चय नहीं कर सकते हो। क्यों? तादात्म्य अनभ्युपगमात्, क्योंकि देखिए दोनों में तादात्म्य बन ही नहीं सकता है। घट और ज्ञान, घट और ज्ञान में तुम कह रहे हो तादात्म्य संबंध से हम विषयता का निश्चय करेंगे, नहीं हो सकता। पहले बताइए, ज्ञान किसका, ज्ञान क्या है, गुण है किसका, कहाँ रहता है ज्ञान? आत्मा में। घट कहाँ रहता है? बाहर। तो अंदर और बाहर की चीजें तादात्म्य कैसे हो सकता है? वो आत्मा में रहता है, घट तो द्रव्य है, अलग चीज है। ठीक है ना। तो वो कैसे उसमें तादात्म्य हो सकता है? तादात्म्य का अभ्युपगम ही नहीं होगा। इसलिए जो आप कहते, कोई यदि कहता है, मीमांसक कह रहे हैं अपना सिद्धांत बनाने के लिए, यदि तुम ये कहना चाहो कि तादात्म्येन, तादात्म्य संबंध के द्वारा ही, ठीक है ना, तादात्म्य के द्वारा ही हम विषयता का निश्चय कर लेंगे, नियमन कर लेंगे, वो ठीक नहीं है। आपको ज्ञाता नामक अपूर्व धर्म मानना ही पड़ेगा। तद उपत्या तु विषयत्वे इंद्रियादेरपि, विषयत्वापत्ति इंद्रियादेरपि तस्य ज्ञानोत्पत्तेः तेन इदम् अनुमीयते ज्ञाने घटे किंचित अनंतम तेन घटे तस्य ज्ञानस्य विषयो नान्यस्य विषयत्वान्तनुप्रवृत्त ज्ञाता से तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक, अभी इसमें तो नहीं दिया, पर इसमें कहने का मतलब ये देखिए, ये क्या लिखा है समझे? तद उत्पत्त्या तु विषयत्वे इंद्रियादेरपि विषयत्वापत्ति। अब इंद्रियादि में विषयत्वापत्ति कैसे आ गई? इंद्रियादिरपि तस्य ज्ञानोत्पत्ते, क्योंकि इंद्रिया, देखिए समझ में आ गई। जैसे कोई कह रहा है कि जो उत्पादकत्व है, ठीक है ना, उत्पादकत्व ज्ञान का जिससे उत्पादन होता, देखिए जैसे आपने घट ज्ञान किया, समझिएगा बात, आपने घट देखा, घट ज्ञान हुआ, तो ज्ञान का उत्पादक, ज्ञान जो उत्पन्न हुआ वो किससे उत्पन्न हुआ? घट से न उत्पन्न हुआ। अरे घट को देखने के बाद ही तो ज्ञान उत्पन्न हुआ, समझ रहे कि नहीं? क्यों? ज्ञान की उत्पत्ति किस में हुई? घट में। ज्ञान की जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो घट में हुआ, क्योंकि घट का ही तो ज्ञान हो रहा है। आपको कोई कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं उत्पादकत्व को ही मान लो, जो उत्पादक है उसी उत्पादक से उसकी विषयता का नियामक हो जाएगा, नियमन हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं, उत्पादकत्व तो नहीं मानना पड़ेगा, उसमें भी दोष है। क्योंकि ये तुम कहोगे कि जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है, जो ज्ञान का जनक है, ज्ञान का उत्पादक है, उसी उत्पादक से माने विषयता का निश्चय हो जाएगा, तो ये भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि ज्ञान के उत्पादक बहुत से होते हैं। इंद्री भी तो ज्ञान के उत्पन्न होने में साधन है, जनकता उसमें भी तो है, समझ रहे कि नहीं? चक्षुर इंद्री भी ज्ञान के जनन में साधन है, तो इंद्री को भी विषय मान लो। तो जो ज्ञान का उत्पादक हो, ज्ञान का उत्पादकत्व, ज्ञान जनकत्व जिस प्रकार से घट में है, एक देशी विचार था इनका, ये पूर्ण रूप से विचारे नहीं किए थे। इन्होंने सिर्फ ये पूर्व पक्ष में रखा था कि यत्र ज्ञान उत्पादकत्व वही विषय है, जो ज्ञान का उत्पादक है वही विषय है। अरे ज्ञान का उत्पादक घट में तो होता है, तो ज्ञान की जनकता, ज्ञान के उत्पन्न होने में जो जनक है, जो कारण है, इंद्री आदि भी तो होती है, चक्षुर इंद्री, सन्निकर्ष इत्यादि भी होती है, वो भी विषय बना लो, तो वो तो विषय नहीं, विषय तो घट होता है। इसलिए उत्पादक को विषय मान ले, ये भी ठीक नहीं। इसलिए मीमांसक कहते हैं विचार व्यर्थ में मत करिए, हम जो दे रहे हैं सिद्धांत वही मानिए। क्या? ज्ञातता को मान लीजिए। ज्ञानानंतरम, ज्ञान के बाद ज्ञातता नामक धर्म की उत्पत्ति मानिए,
उसी से आपका विषय का निश्चय होता है। अन्यथा आपको विषयता का निश्चय नहीं कर पाएंगे आप, कि आपको क्यों घटक ज्ञान के बाद आपको घट विषय ज्ञान हुआ है, इस विषयता का नियमन आप कैसे करेंगे? मीमांसक कह रहे हैं, कैसे करेंगे? आपको ज्ञाता नामक धर्म मानना ही पड़ेगा, और ज्ञाता से ही विषयता का नियमन होता है। ठीक है ना? इसलिए ज्ञाता को मानो, न तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण से ही काम नहीं चल जाए, विषयता का नियमन जो है आपका ज्ञाता से ही होगा। समझ में आए कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि थोड़ा सा हमारा थोड़ा अध्ययन भी ज्यादा नहीं किए थे, और ये थोड़ा कठिन भी है। पीडीएफ नहीं दिखाई दे रही मोदी जी। क्या नहीं दिखाई दे रही? पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ नहीं दिखाई दे रही तो क्या है? किसको नहीं पीडीएफ दिखाई दे रही? स्क्रीन शेयर नहीं है भैया अभी, इसलिए किसी को नहीं दिखाई दे रही है ना। अच्छा, हम तो अपनी पीडीएफ से पढ़ रहे थे, यही लिस्ट हम देखे ही नहीं इधर। भाई सागर जी, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। वो समझ में नहीं आ रहा था जी कहाँ चल रहा है पाठ। तो मैं जो पढ़ रहा था वो अतिरिक्त पढ़ रहा था क्या? नहीं भैया, ये आपका पुस्तक से ही है। पुस्तक से ही हम पढ़ रहे हैं भाई। सागर जी शेयर कर दीजिए, अपना ढूंढते रहेंगे, ये सब नंबर विद्वान लोग। सागर भैया, जो आप पीडीएफ लगा रहे थे उसमें पेज नंबर 288 पे भैया चल रहे हैं। अच्छा ठीक है लगाता हूँ फिर से। ये सब ढूंढ लेंगे, इन विद्वान लोग हैं ये। क्या ये न्याय के ग्रंथ में क्या बोलते हैं, अन्नम भट्ट की मीमांसा के विषय में इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं, कि और उन्हीं को सिद्ध भी कर रहे हैं कि ज्ञातता ही सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञातता के बिना नहीं, मतलब ज्ञान देखो, नहीं होता। एक चीज बताएं, एक चीज तुमको बताएं, वो उनको उनको सिद्ध नहीं कर रहे हैं। देखो, किसी का यदि किसी की तुमको वो करना हो, किसी को बदनाम करना हो ना, उसका सबसे बड़ा अच्छा तरीका पता क्या होता है? किसी क्या को बदनाम बदनाम करना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले उसका नाम करिए। क्यों? क्योंकि फिर आपको बदनाम करने के लिए टाइम नहीं लेना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? जी भैया। वो यही कर रहे हैं, पहले इतना नाम ऊंचा कर देंगे उनका, इतना इतना इतनी बार नाम ले लेंगे उनके सिद्धांत का कि सब लोग जान तो जाएंगे थक ज्ञाता ये मानते ये मानते। इसके बाद 2 मिनट में कह देंगे कोई जरूरत नहीं है, तो हो गए बदनाम की नहीं। इसलिए पहले नाम कर रहे हैं। तो ये सब बड़े व्यवहारिक ऋषि थे यार, इन पर संदेह कभी मत करना। जी भैया। चलिए, तो एक सेकंड। हाँ, तो यहां तक इन्होंने कहा कि नहीं, अर्थात ज्ञान निष्ठा या विषयता, तस्याः विषयतायाः तावत् निर्धारणे अवधारणे वा नियमने तावत् ज्ञाततायाः ज्ञातता नामकः या धर्मः तस्य तावत् महती आवश्यकता वर्तते इति मीमांसकैः स्वीकृतम्। अवगतम न वा? ये मीमांसकों ने स्वीकार किया। अब 2 मिनट में देखो मय्यम से खंडित कर दिए। जो तुम कह रहे थे कि यार ये सिद्ध कर रहे हैं ज्ञाता को ही, कह दिए देखो मय्यम एवं नास्ति यत् त्वया उक्तम तत् न समीचीनम तन ना। ठीक है ना? यत् त्वया उक्तम तन ना। क्यों? स्वभावादेव। लीजिए, स्वभाव से ही कर दिए। कहते हैं विषय और विषयी का जो संबंध होता है, विषय और विषयी का जो ज्ञान होता है, वो तो स्वभाव से ही होता है। क्योंकि जब भी ज्ञान होगा वो सविषयक होगा, निर्विषयक ज्ञान आपको होता ही नहीं। ज्ञान हमेशा सविषयक होता है। ऐसा थोड़ा होता है कि आपको ज्ञान हो गया और किसी विषय ज्ञान में, अरे कोई जब ज्ञान का कोई ना कोई तो विषय बनेगा ही, तो विषय में तो विषयता रहती है। तो विषयता का नियमन करने के लिए ज्ञातता इत्यादि अपूर्व इतना बड़ी कल्पना करना, ये जो इतना बड़ा मानसिक व्यापार कर रहे, इसकी क्या जरूरत है? स्वभावादेव विषय विषय तो उपपत्ते। समझ रहे हैं? खंडन कर दिया। इसलिए ज्ञातता की जरूरत नहीं है विषयता के नियमन के लिए। अर्थ ज्ञानयोः एतादृशेव स्वाभाविको विशेषः येन अनयोः विषया विषयी भावः। अर्थ ज्ञानयोः एतादृश एव स्वाभाविका विशेषः येन अनयोः विषय विषयी भावः। ठीक ना? अर्थ ज्ञानयोः, अर्थ ज्ञान, जैसे आप अर्थ और ज्ञान योग, अर्थ मने घटादि, ज्ञान मने ज्ञान। जैसे घट हो गया अर्थ, ज्ञान हो गया उसका। अर्थ ज्ञान यो हो मने घट और ज्ञान दोनों में
अर्थ ज्ञान यो एतादृशः एव स्वाभाविकः विशेषः, ये स्वाभाविक उसमें होता है। येन अनयोः विषयी विषयी भाव संबंध, उसमें विषयी विषयी भाव स्वाभाविक संबंध होता है। उसके लिए आपको ज्ञाता की जरूरत नहीं है कि घटक ज्ञान हुआ, फिर घट ज्ञान के बाद आप कहेंगे कि आयम इस विषय का मुझे ज्ञान हो, उसमें विषयता का नियमन करने के लिए ज्ञाता को मानना पड़ेगा। ठीक है ना। इतर्था अतीता, एक सेकंड, अनागतयोः विषयत्वं न स्यात् ज्ञानेन तत्र ज्ञाता धरणा संभवात् असति धर्मिण धर्म धर्मो। अच्छा, ये लीजिए। एक तो पहले ये कहे कि स्वभाव से ही विषयता का निर्धारण हो जाएगा। एक बात, अगर जबर चपरपेली करोगे, नहीं मानोगे तो लीजिए, दोष लीजिए। आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जो वर्तमान काल में जिसको देखते हैं वही ज्ञान होता है। भाई अतीत ज्ञान भी होता है, अनागत ज्ञान भी होता है। तो अतीत और अनागत जो ज्ञान होता है, ठीक है ना, मान लीजिए अतीत ज्ञान हुआ, अतीत ज्ञान में आप तो किसी चीज को देख तो रहे नहीं है उस समय। अतीत ज्ञान में आप देखा तो है नहीं, ज्ञान हुआ है, ठीक है ना। हम तो मानते हैं नहीं, यही कहेंगे, हम तो ये मानते हैं कि ज्ञान और विषय में स्वाभाविक संबंध होता है, विषयता का नियमन कर लेंगे, उसके द्वारा हमको ये भी हो जाएगा एतद विषय हमको घटक ज्ञान हुआ था। तुम क्या करोगे मीमांसक जी, क्यों? आप देख तो रहे नहीं है। जब आपको घटक उस समय देख नहीं रहे हैं, तो जब ज्ञान आपको नहीं होगा, मान लीजिए आप देखते, ज्ञान उत्पन्न होता, ज्ञान जनित फिर आपको ज्ञाता धर्म होता, तो आपको वहां तो विषयता का ही ज्ञान नहीं होगा। क्यों? ज्ञान ही आपको उस समय नहीं होगा। समझना बात को, क्योंकि आप तो ये मानते हैं, क्योंकि आपके यहाँ विषयता का निर्धारण करने के लिए ज्ञान होना चाहिए, फिर ज्ञान से जन्म भी ज्ञाता होना चाहिए, ज्ञाता से आपका विषयता का निर्धारण करेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर आपके यहाँ क्या होगा, अतीत अनागतयोः विषयत्वं न स्यात्। अतीत और अनागत ज्ञान में विषयता का निर्धारण ही तुम्हारे यहाँ नहीं हो पाएगा। क्यों? ज्ञानेन तत्र ज्ञातता अजानना संभव, क्योंकि ज्ञान से ही आप ज्ञाता का उत्पन्न मानते हैं। ठीक है ना। जब आप ज्ञान माने इंद्रियादि प्रत्यक्ष होता है आपको, उससे जो ज्ञान होता है उसके बाद आप ज्ञाता को उत्पन्न मानते हैं। अब वहां पर इंद्रियादि प्रत्यक्ष होना नहीं है, क्योंकि वो अतीतक ज्ञान है, तो आपके अतीतक ज्ञान में विषयता का निर्धारण नहीं हो पाएगा। क्यों? जब आप, जैसे इन्होंने कहा कि इंद्रियादि प्रत्यक्ष से ज्ञान होगा, तो ऐसा मीमांसकों ने तो नहीं कहा था कि इंद्रियादि प्रत्यक्ष से ज्ञान, अनुमान से भी तो ज्ञान हो सकता है। हाँ, अनुमान से ज्ञान होता है, ठीक है, हम समझ रहे हैं, अनुमान से ज्ञान होता है, ठीक है ना, वो अनमितिक ज्ञान है, उसको अनुमान से ज्ञान होता है। परंतु एक बात ध्यान दीजिए, प्रामाण्य के निश्चय की बात हो रही, पहली बात मेरी बात समझना, यहाँ प्रामाण्य के निश्चय की बात हो रही है यहाँ पर। और ये जो मानते हैं इनका जो मुख्य देखो, जब उन्होंने कहा अभी जब हम ज्ञातता पढ़ रहे थे पूर्व में, ज्ञातता, तो इनका मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष प्रमाण में ही है। देखिए मुख्य उद्देश्य जो है वो उनका, क्योंकि अभी उन्होंने जब कहा कि ज्ञातता सिद्धि ने तो प्रत्यक्ष मात्रेण, जो भी पूर्व में कहा ना, न तो प्रत्यक्ष मात्रेण जी, तो न तो प्रत्यक्ष मात्रेण से ये क्या कहना चाह रहे हैं, न तो प्रत्यक्ष मात्रेण, इससे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष को ही ले रहे हैं। अर्थात जैसे अनुमान में भी होता, अनुमान ऐसा नहीं है कि अनुमान जो है वो प्रत्यक्ष से अलग होता है, ठीक है ना। अनुमान भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष ही होता है, प्रत्यक्ष जनकता होती है उसमें, अनुमान में भी प्रत्यक्ष जनित ही होता है अनुमान। तो लेकिन जब जैसे आपने ये कहा अनागत जो विषय होगा, अनागत विषय में जैसे मान लीजिए अनुमान में भी होता है, तो आपका इंद्री का धूम के साथ सन्निकर्ष तो होता है कि नहीं होता, समझिए बात को। जी भैया। तो अब अनागत में कैसे होगा, अनागत में क्या संबंध हो पाएगा आपका? तो भैया अनागत में जो ये ज्ञातता है, तो अनुमान के द्वारा ज्ञातता का भी अनुमान कर ले तो
नहीं, ज्ञातता के द्वारा आप अनुमान का, आप ज्ञातता का ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपको आपको वहां ज्ञान होगा, और ज्ञान के अनंतर आपको ज्ञाता नामक धर्म उत्पन्न होगा। जब आपको वहां प्रत्यक्ष, आपका इंद्रिय के साथ अर्थ का संयोग ही नहीं है, तो आपको ज्ञान कैसे होगा? जी भैया। आपको आपको ज्ञान भी मान लीजिए हो जाएगा, ज्ञान भी मान लीजिए हो भी जाएगा, लेकिन आप विषयता का निर्धारण, उसके लिए आपको स्वयं ज्ञातता का अनुमान करना पड़ेगा। जी भैया, मतलब निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होगा, अनुमान में निश्चयात्मक ज्ञान कुछ होता ही नहीं। आपको ज्ञातता के लिए भी कोई आपको अनुमान करना पड़ेगा, उसके लिए अनुमान में भी आपको फिर अनुमान करना पड़ेगा। जी क्यों? भैया। क्यों? ज्ञातता को जैसे ही आपने माना अनुमान के द्वारा, तो अनुमान, आपका अनुमान में भी तो कोई ज्ञान होगा, उसमें भी तो ज्ञातता होगी, उसका भी तो कोई विषय होगा। जी भैया, ठीक है। इसलिए वहां पर ये अभी लिखे नहीं, शायद हो सकता है आगे लिखे, क्योंकि उसमें कौन सा दोष देते हैं, अनवस्था दोष दे देते हैं। जी भैया, मतलब जिसका अनुमान कर रहे हैं उसकी निश्चयात्मक सत्ता स्वीकार कैसे की जा सकती है? हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि यही सही है कि स्वाभाविक संबंध मानो, चाहे वो अनागत ज्ञान हो या अतीत ज्ञान हो। लेकिन वो भैया, अतीत ज्ञान में तो ये सिद्ध कर सकते हैं ना ज्ञातता। अतीत ज्ञान में ज्ञाता सिद्ध करने में अनवस्था दोष आता है। देखिए, ये टीकाओं इत्यादि में लिखे हैं। क्योंकि अतीत ज्ञान भैया स्मृति के अंतर्गत नहीं आ जाएगा क्या? अतीत ज्ञान स्मृति के अंतर्गत तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें जो है, अब ये ज्ञातता को उत्पन्न नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञातता को यदि उत्पन्न मान लेते तो विषयता का निर्धारण हो ही जाता। समझ रहे हैं? ये बात लिख रहे हैं यहाँ पर, समझिए ना आप। ज्ञानेन तत्व ज्ञातता जनना संभवात। अब इस ज्ञानेन माने अतीत ज्ञान, अतीत ज्ञान से ज्ञातता का उत्पत्ति नहीं मान रहे हैं। समझिए, ये मैंने कह रहा, ग्रंथ में लिखा है, ज्ञानेन तत्व ज्ञाता जनना संभवात असति अधर्मिणी धर्म जनना योगात। अर्थात जब धर्मी नहीं होगा तो धर्म का उसमें उत्पत्ति ही नहीं होगी। ठीक है ना? तो वहां पर ये, अर्थात ये मान रहे हैं कि धर्म तो वहां पर ज्ञातता है और धर्मी आपका ज्ञान है। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि वहां जब आपको, इसका मतलब ये अतीत ज्ञान को ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ज्ञानेन तत्व ज्ञाता जनना संभवात आसित धर्मिणी धर्म जनना योगात किंच ज्ञाततायाः अपि स्वज्ञान विषयत्व। देखिए, ज्ञाततायाः अपि स्वज्ञान विषयत्वात् तत्रापि ज्ञातांतर प्रसंग तथा च अनवस्था। वही बात है, यदि कथनचित आप अनुमान के द्वारा यदि करेंगे भी, देखो वही बात वो लिख दिया, यदि आप कथनचित कोई कर भी ले अनुमान इत्यादि के द्वारा, ठीक है ना, तो भाई उसमें ज्ञातता या फिर स्वज्ञान विषय, ज्ञातता का भी तो अपना विषय होता है। ज्ञातता स्वयं, किस ज्ञातता का भी अपना विषय होता है, उसका निर्धारण करने के लिए फिर कोई ज्ञातता मानना पड़ेगा तुमको। लिख रहा है ज्ञाततायापि स्वज्ञान विषयत्वात् तत्रापि ज्ञाततांतर प्रसंग। तो ज्ञातता के विषय का निर्धारण करने के लिए स्वयं दूसरी ज्ञातता मानना पड़ेगा। एक बात और है, वो तो दोषी है ही, लेकिन एक दोष ये है कि तुम ज्ञातता को मानोगे तो ज्ञातता का विषय जो होगा, उस ज्ञातता की विषयता का निर्धारण किससे करोगे? तो ज्ञातता का विषयता का निर्धारण आपको फिर ज्ञातता मानना पड़ेगा, तो इस प्रकार से फिर ज्ञातता मानना पड़ेगा, तो आपका अनवस्था दोष हो जाएगा। अत्र अथ ज्ञाततांतरम अंतरेणापि स्वभावादेव विषयत्वम ज्ञाततायाः। इसलिए स्वभाव से ही मानो। एवं चेत तरी घटादौ अपि किम ज्ञाततया इति। अस्तु वा ज्ञातता तथापि तन्मात्रेण ज्ञानम गम्यते ज्ञातता विशेषेण प्रामाण्य ज्ञानाभिविचारेण ज्ञान प्रामाण्यमिति। कुतः एव ज्ञान ग्राह्यता प्रामाण्यस्य। और भाई जी आज यहीं तक रहने देते हैं व्रत जी, वो दूसरी क्लास है जेएनयू की।
ठीक है, ठीक है, तो ठीक। प्रणाम भैया। ठीक है,